आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्टे होम स्टे सेफ का पालन कर रहे होंगे। अब पहली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट पढ़ी थी अपन ने, वो टर्म सिंबल से रिलेटेड थी। वो टर्म जो पद संकेत थे, उस पद संकेतों से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि संक्रमण धातु तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटमेंट अपन ने देखा था कि संक्रमण धातु जो है वो संकर धातु संकुल, जो संकर धातु आयन संकुलों में जो बनते हैं उसमें किस प्रकार से जो है संक्रमण होता है। ठीक है, किस प्रकार से जो है एक लो ऊर्जा से उच्च ऊर्जा से जाते हैं और उससे रिलेटेड जो स्पेक्ट्रा बनते हैं उस स्पेक्ट्रा के बारे में हमने देख लिया था। D1 से लेकर D9 तक की बात हमने कर ली थी और उसका हमेशा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, वो MSc में भी आएगा। इसलिए उस चीज़ को दोबारा से पढ़ लेना। उसमें कोई समस्या आ रही हो तो आप उस चीज़ को दोबारा से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फोन के थ्रू या फिर आपके कमेंट्स के थ्रू पूछिएगा। अपने लेक्चर जो है लगभग अपन ने उस समय 20 लेक्चर के आसपास कर लिए होंगे या 15 17 के आसपास लेक्चर कर लिए होंगे। उस लेक्चर में अपना एक टॉपिक पूरा हो गया था। आज नया टॉपिक लेके चल रहे हैं। नया टॉपिक जो है वो है हमारा कठोर एवं मृदु, अम्ल तथा क्षार। ये पहले यूनिट का पहला टॉपिक है और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम इसको बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहले वाले जो अपने वीडियो देखे थे उस वीडियो में हमने खूब अच्छी चीज़ें समझने की कोशिश की थी। फिर भी किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है, लेकिन जब तक आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनोगे, शांति से बैठ के नहीं सुनोगे तो वो समझ में कम आता है। कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे और किताब आपके पास है, वेरी गुड, तो उसको लेके चले। ठीक है, क्योंकि अभी सब प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही चल रहा है, इसलिए हम ऑनलाइन को ही आगे लेके चलेंगे। चले देखें, तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे क्या, बीएससी पार्ट 3 यूनिट 1 के अंदर पहला टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं कि कठोर तथा एवं मृदु, अम्ल, क्षार कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। कि जब ब्रोस्टन-लोरी की थ्योरी अपने चल रही थी, जब बात कर रहे थे कि ब्रोस्टन-लोरी क्या है, उसके बाद में ल्यूइस कॉन्सेप्ट आया, ल्यूइस अम्ल और क्षार के बारे में बात की गई। तो जब बात चल रही थी कि जो H+ देगा वो क्या होता है, अम्ल होता है, जो OH- देता है वो क्षार होता है। ये चीज़ आपने पहले देख लिया था। तो जो H+ देगा वो अम्ल है, जो OH- देगा वो क्षार होता है। बिल्कुल ध्यान समझने की कोशिश करना। हम बात कर रहे हैं जो H+ देगा वो अम्ल होता है और ये क्वेश्चन लोरी से बात की थी तो ये उस समय बताया था H+ आयन दे रहे हैं और जो OH- आयन दे रहे हैं वो सारे सारे क्या है, क्षार की श्रेणी में रखे गए थे। तो लेकिन ये देखने को मिला कि सब में H+ आयन और OH- होते ही नहीं। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके H+ आयन OH- रखता ही नहीं है। तो वो H+ आयन OH- नहीं होंगे तो फिर भी वो अम्लता दर्शाता है, क्षारता दर्शाता है। कुछ आप कहते हो अम्ल और क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे इस प्रकार से होते हैं वो अम्ल, और जो कड़वे से जो इस तरह से होते हैं, रसलसे से होते हैं, वो सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ये हमारा एक सबका एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉमन जो है वो सबका एक बोलने का तरीका है। लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर देख रहे हैं कि हमने जब बात की थी, जब पहले क्लासों में पढ़ी होगी आपने 11 12 से लेकर के बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बात की होगी, तो उसमें बात की होगी H+ और अम्ल और OH- क्षार के बारे में कि इस प्रकार से देने के बाद में हम ये देखते हैं कि सब में तो H+ आयन OH- नहीं जाए। मान लीजिए कि CH3 CH2 OH आ गया, मान लीजिए CH3 COOH आ गया, तो ये H+ दे रहा है, एसिड हो गया। लेकिन इस प्रकार से जो है H+ जो है सब में नहीं पाए जा रहे। तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया 1923 के अंदर, ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ल्यूइस ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो सभी सारे होंगे। जैसे NH3 है, NH3 हमारा इलेक्ट्रॉन देता है, इसका लोन पेयर है, और जो भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं जैसे Cn नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इस प्रकार से आपके PCl3 का 3 है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो और नेगेटिव चार्ज हो, वो सब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो लुईस ने 1923 में बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन
दे सकता है, वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, क्षार की श्रेणी में आ जाते हैं। किसी श्रेणी में आ जाते हैं, क्षार की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसके पास कौन अपना अष्टक पूर्ण नहीं होता है, जो धनायन की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि हम बात करें Ag प्लस धनायन, जैसे Ag+ हो गया, और इस प्रकार से AlCl3 हो गया और ZnCl2 हो गया, दिस इज द BFBCl3 हो गया। ये सब क्या है, सब में अष्टक, इसमें अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और इस प्लस धनायन है, वो सारे जितने भी धनायन होंगे जिसका अष्टक पूर्ण नहीं हो, जिसके डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए जो ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही, वो ल्यूइस ने बताया वो क्या होते हैं, सारे के सारे अम्ल होते हैं। ठीक है, तो वो अम्ल कॉन्सेप्ट के बारे में हमें इस चीज के बारे में जानकारी दी, तो उससे हमें जो है ये चीज तो पता चल गई कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। यहाँ तक हम चलते चलते ये आ गया है। लेकिन बाद में ये देखने को मिला कि मृदु अम्ल क्षार, ठोस यानी कठोर और मृदु अम्ल और क्षार के बारे में हमें क्यों जानकारी चाहिए। इसलिए चाहिए कि कोई अभिक्रिया है या कोई भी आपका एक बंध बना है, वो बंध स्थायित्व को ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि आपने बता दिया AlCl3 है, Ag+ है, Ag+ को देने वाला कौन हो गया, है ना, अम्ल और क्षार दे रहा है, ये नॉन पेयर अपन दे रहा है। इस प्रकार से ये जो चीज है, इसके बीच में जो बंध बनेगा, ये एक देने वाला एक लेने वाला, तो वो बंध जो है वो मजबूत होगा या फिर आपका बहुत ही वीक होगा। तो वो उसकी मजबूती को, उसकी हार्डनेस को, उसके स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए उसकी उसके रिलेटेड जो धनायन है, ऋणायन है, जो कैटायन और एनायन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो ऋणायन के साथ में, वो कैटायन जो है, वो धनायन जो है ऋणायन के साथ में मजबूत बंध बनाएगा या फिर वो कमजोर बंध बनाएगा। इसके बारे में हमें जो है ये जो चैप्टर है वो बताता है। इसलिए इस चैप्टर की पढ़ने की अवस्था पड़ रही है मर्दों को, क्षारकों की, कि वो जो बंध बन रहे हैं, ये आपस में जो बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड और इस धनायन और ऋणायन के मध्य जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उपसेचक बंध जो बन रहा है, जिस प्रकार से बन रहा है, वो मजबूत है या नहीं। एक बात तो ये, अगर मजबूत है तो वो कुछ किसी भी अभिक्रिया के अंदर उसकी वरीयता, उसकी प्राथमिकता क्या होगी कि वो बनेगा या टूटेगा। दिस बॉन्ड इज मे बी ब्रेक डाउन इन द रिएक्शन प्रोसेस और इट इज मेंटेन विच इज डिपेंड ऑन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो वो बंध के स्थायित्व के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्थायित्व को पता लगाने के लिए ये बताया गया कि कठोर और मृदु अम्ल और क्षार पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। इस चीज को याद रखेंगे, हमेशा कभी पूछा जा सकता है। तो इस पे जो है पूछने का क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बना कि हमें जो है मृदु अम्ल मृदु क्षार जो है वो पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं और हमें ये पता नहीं है कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग प्रोसेस। कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, तो वो हमें पता चल जाए तो हम जो है उस चीज को ढंग से पढ़ेंगे, उस चीज को उस टारगेट तक लेके जाएंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज हमेशा क्या करता है, किसी भी चीज को समझाना है, किसी चीज को पढ़ना है, तो एक बार ये देखें कि हम उस चीज को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद में हम उसको किस तरह से पढ़े, वो चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे चले। तो इस प्रकार से जो है CS और I और लिथियम हमने देखते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद में हम चलेंगे सभी समूह A, समूह B, ग्रुप A के कौन कौन से रखे गए और ग्रुप B में कौन कौन से जो है अम्ल और क्षार रखे गए, उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये बात चले कि जैसे कि C और I को तोड़ते हैं क्या बनता है भाई, CS, Cesium+ और I-। ओके, तो Cesium+ और I माने ये धनायन या ऋणायन, इसमें धनायन और ऋणायन में से एक अम्ल है और एक क्षार है। इट इज नोटेड दैट दिस इज द जो H+ होता है वो क्या होता है, अम्ल हो गया, जो I- है वो क्षार हो गया। तो ये हमने लुईस कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया। लेकिन ये दोनों आपस में बंध बना रहे हैं, तो मजबूत है या वीक है उसके बारे में पता लगाना है। तो ये दोनों का बीच में अगर बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने से CSI, सीजियम आयोडाइड जो है वो बॉन्ड बना, तो वो जो
संकुल का निर्माण हुआ है या फिर वो समूह का निर्माण हुआ, वो अणु का निर्माण बना है, तो वो अणु जो बना है वो आपका मोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट, मोलिक्यूल जो फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग और वीक, भंगुर है या नहीं, तो उसके बारे में पता हम जो है इस कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए सीजियम जो है ये कहा गया कि CS और I जो है ये सीजियम क्या है, मृदु है। ठीक है, आयोडीन भी क्या है, मृदु है। तो ये कौन से, और ये लिथियम के बारे में क्या बताया गया, लिथियम L+ जो है वो कठोर है, कठोर, और F- जो बनेगा वो भी क्या है, कठोर है। तो मृदु कठोर। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि वो अणु या वो संकुल का निर्माण जिससे कि दो चीजें आपस में मृदु वाली या सॉफ्ट वाली जुड़ती है तो वो मजबूत बनता है, कठोर हार्ड वाली जुड़ती है तो वही मजबूत बनता है। यानी मजबूत बंध बनाने के लिए या अभिक्रिया या उसके स्थायित्व क्या होगी कि नहीं होगा, या वो अभिक्रिया प्रोसीड होगी कि नहीं होगी, या वो रिएक्शन जो है आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। जब चलेगी जब बंध टूटेगा। अब बंध मजबूत है, आप उल्टा रिएक्शन कर रहे हो तो कैसे चलेगा वो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इस प्रकार से जो है CSI और लिथियम आई तो मृदु कठोर जो बंध बनते हैं वो मजबूत होते हैं और स्ट्रेंथ होते हैं, ताकतवर वाले होते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो लेके आए वो काबिल तारीफ है, और इस तरह से हम जो है किसी भी रिएक्शंस को पता लगाया जा सकता है उससे कि वो प्रोसीड होगी या नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? आगे चले तो इस प्रकार से जो है ये देखा गया कि ये रिएक्शन देखो कि CS एक मृदु का है, कठोर है, और कठोर से क्या बन रहा है, मृदु कठोर, और फिर इसके बाद में ये भी आपका जो लिथियम जो है वो कठोर हो गया, और ये I क्या हो गया, मृदु हो गया। तो मृदु कठोर बन गया, तो ये रिएक्शंस क्या आगे प्रोसीड हो रही है क्या, नहीं हो रही, क्योंकि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पहले से मजबूत है। लेकिन हम अगर इसको खुला छोड़ दें तो वापस से ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस से बैक रिएक्शंस हो जाती है। कारण क्या है, क्योंकि इनकी तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, इसलिए जो है ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे बजाय इसके। ठीक है, तो इससे इस तरह से पता चल गया कि कौन से मृदु है, कौन से सार है, कौन से कठोर अम्ल है, कौन से कठोर सार है, कौन से मृदु अम्ल है, कौन से मृदु सार है, उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी, ये स्थायित्व कर रहे कि नहीं कर रहे, उसको पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। और उस कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए जो है 1958 में 1958 था, उस 58 में आयरलैंड उसके जो साथी थे चैट डेविस ने ये अभिक्रिया प्रोसीड होगी कि नहीं है, बंधन जो है वो मजबूत हो है या नहीं है, उसका पता 1958 में पहले लगाया इनके आयरलैंड और उसके साथियों ने, चैट डेविस ने। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने फिर क्या कहा, सुनने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो है हमें ये देखना होगा कि इनको एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, वो एक अलग अलग समूह में ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। तो उसने दो ग्रुप रखे, एक तो रखा ग्रुप A, एक रखा ग्रुप B, एक रखा समूह A, एक रखा समूह B। ठीक है, तो समूह A और समूह B क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखने को समझ में आया कि हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। और फिर समूह A और समूह B के अंदर जो मान लीजिए पहले रखा गया, इस डेविस ने जो है समूह A और समूह B के अंदर डिवाइड कर दिए गए, दो ग्रुप बना दिए। ठीक है, और इस तरह से दो ग्रुप बना दिए गए। तो वो दो ग्रुप में, एक ग्रुप में वो रखे गए जो कि क्या है, कठोर अम्ल है। ठीक है, कठोर अम्ल का मतलब उन्होंने बताया कठोर अम्ल वो होंगे जिनका जो कि आपके मृदा धातु है, मृदा धातु आयन। ठीक है, और जो आपके बी और मृदा धातु हो गए, उसके बाद में आपके जो है दूसरा जो है सेकंड ग्रुप का हो गया, फिर लो यानी निम्न
संक्रमण संक्रमण धातु आयन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनसे रिलेटेड जो भी थे, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम जैसे जो थे वो सारे के सारे इसके अंदर रखे। मैं एक बार और लिख दूंगा ढंग से। तो इस प्रकार से ये आपके इनसे रिलेटेड इसमें आ गए, और इन्होंने बताया कि इसके लिए एक नियम दिया और एक तरीका बताया। वो तरीका क्या है, ए बी, और इसको तरीके में देखें कि ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं से रिलेटेड क्या होना चाहिए। इन धातुओं से रिलेटेड होना चाहिए कि उसका आकार छोटा हो, आकार छोटा होगा। आकार क्या होगा भाई, छोटा होगा, एक बात। दूसरी बात, आवेश ज्यादा आवेशित होंगे, ठीक है। आकार छोटा, आवेश ज्यादा, और वो जो है अपने उसका ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण जो है वो कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, और वो अक्रिय गैस विन्यास को धारण करने वाला। तो इस प्रकार से आयरलैंड ने हमें इस प्रकार समूह के रूप में बांटा, और बांट करके फिर इसमें क्या रखा, जैसे उसका उल्टा। तो ये समूह को बांटने के बाद में ये देखने को मिला कि इसी समूह के अंदर आयरलैंड ने क्या कहा, उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद ए समूह में क्या है, जैसे उल्टा आकार बड़ा हो, आवेश कम हो, और ध्रुवणता उसकी ज्यादा हो, सब इसमें आ जाएगी, तो बी वाले हो गए। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट जो दिए गए, ये कॉन्सेप्ट काम में आए, और बाद में इन कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने उसके बंधन और उसके अभिक्रिया की आगमन होगा कि नहीं होगा, अभिक्रिया आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो उसके बारे में हमने बताया, इन्होंने बताया, ठीक है। फिर इसी कॉन्सेप्ट को काम में लिया कि ए और बी समूह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। इट में कंफ्यूज बिटवीन द ए एंड बी कि विच वन इज द ए और बी, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कौन आया, पियर्सन ने फिर बहुत अच्छे तरीके से पियर्सन 1963 में आए। 1963 के अंदर पियर्सन ने इनको फिर मृदु यानी कठोर और मृदु के रूप में डिवाइड किया, कठोर और मृदु के रूप में इसको डिवाइड किया। इस प्रकार से कठोर और मृदु जो है वो हमारे डिवाइड हो गए इस तरह से। और डिवाइड होने के बाद में हमें ये देखा कि इस पियर्सन ने जो है क्या किया, एक तो ये जो कठोर और मृदु के रूप में डिवाइड किया, कठोर अम्ल क्षार, ठीक है, कठोर अम्ल क्षार। इसी प्रकार से कठोर मृदु अम्ल क्षार के रूप में इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया था, समूह ए और समूह बी को डिवाइड किया था, लेकिन पियर्सन 1963 में कठोर अम्ल क्षार, मृदु अम्ल और क्षार के रूप में डिवाइड करा। तो वो डिवाइडेशन पहले इसका देखते हैं, फिर इसका देखते हैं। वीडियो लंबा आता है, देखने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको अगले लेक्चर में लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इस चीज़ को ढंग से समझने की कोशिश करना, क्यों पढ़ा आपने, किस लिए पढ़ रहे हैं, किस तरह से दी जा रही है, तो वो एक पिक्चर एक माइंड में डेवलप होती है। तो दिस इज द बेनिफिशियल फॉर स्टडी, बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन, बेनिफिशियल फॉर योर इंटरेक्शन अबाउट एनीथिंग, ओके। तो स्टे होम, स्टे सेफ, ढंग से इस चीज़ को पढ़ें, आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे समूह ए क्या है, समूह बी क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच।